नमस्कार, खबर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने खास प्रोग्राम बात विवाद में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोपाल शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार तो है ही, साथ में आरएसएस विचारक है। आज इनसे हम बात करेंगे ना सिर्फ नेशनल मुद्दे पे बल्कि कुछ रीजनल जो टॉपिक चल रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गोपाल जी, आपका जैसा कि हम लोग जानते हैं काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपका अखबार में और काफ़ी लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने एंट्री नहीं की है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया में काफ़ी लोग आपको जानते हैं। हम लोग आपको पढ़ा भी बहुत है आपने, और मुझे एक वो वाकया भी याद है जब अयोध्या का मामला चल रहा था, वहाँ पे विवादित ढांचा गिराया जा रहा था। उस दौरान जो आपने रिपोर्टिंग करी थी, जो हम दो जब बात करते थे जयपुर में आपसे, तो वो प्रसंग आपने सुनाया था। तो सबसे पहले शुरुआत मैं इसी से करूँगा कि अयोध्या का वो मामला जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज का जो मसला है, जो कल कोर्ट ने कहा कि अब दोनों लोग जो हैं आउट ऑफ कोर्ट इसका सेटलमेंट कर लें, क्या आपको लगता है कि ये अयोध्या का मसला सिर्फ पॉलिटिकल मसला है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकली इसका, या कहीं ना कहीं ये सही में आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, अयोध्या के मुद्दे को पॉलिटिकल कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, और न ये कोर्ट का विषय है। जब हिंदुस्तान में कोर्ट नहीं थे और जब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी, तब भी राम मंदिर का मुद्दा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक कविता लिखी है अयोध्या के दर्द पर, 100 साल पहले। बिल्कुल। वो संघ से जुड़े हुए नहीं थे, बीजेपी के नहीं थे और न किसी हिंदू संगठन के थे, लेकिन वो भारतीयता के कवि थे, तो उनके मन से एक दर्द निकला था। उस कविता का नाम ही है अयोध्या का विलाप। बिल्कुल। तो ये जन भावना से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन ये बात तो ठीक है, जो अयोध्या का विलाप उन्होंने लिखा, लेकिन उस समय द्विवेदी जी जैसे पत्रकार हुआ करते थे, उस समय की पॉलिटिकल पार्टी में जो नेता थे उनकी भावना भी अलग हुआ करती थी जी। लेकिन आज के अगर सिनेरियो में दोनों का कंपैरिजन करें तो ना द्विवेदी जी आपको मिलेंगे, ना ही वो पॉलिटिकल पार्टियां मिलेंगी। तो इसीलिए शायद आरोप लगता रहा है लोगों के मन में ये भावना। ये ऐसा नहीं कि केवल मीडिया वाले पूछ रहे हैं, लोग भी जानते हैं। जब हमारे रिपोर्टर बाहर में जाकर के लोगों से राय लेते हैं इस पर, तो उन साफ तौर पे लोगों का कहना है 80% लोग ये कहते हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टियां इसका राजनीतिकरण कर रही, कोई मंदिर बनवाना नहीं चाहती। जी, ऐसा कि राजनीतिकरण करने वाले लोग राजनीतिकरण करें, लाभ लेने वाले लाभ लेने की कोशिश करें, विरोध करने वाले विरोध करने की कोशिश करें, लेकिन एक आम भारतीय का मन है वो अपने हिसाब से चलता है। जैसे इंदिरा जी की हत्या हुई तो सारा हिंदुस्तान दुखी हुआ, अटल जी की अभी मृत्यु हुई तो सारे हिंदुस्तान में लगा कि एक अच्छा व्यक्ति चला गया। बिल्कुल उसी तरह से है कि लोग ये मानते हैं और भारत ये मानता है कि भगवान श्री राम हिंदुस्तान की आस्था के एक प्रतीक पुरुष हैं, भगवान हैं। तो उनसे जुड़ी हुई चीज को लोग अपने हृदय से जोड़ करके चलते हैं। तो उसका कोई किसी भी रूप में देखे, हाथी के पाँव को कोई खंभे के रूप में देखे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की विचारधारा को आप काफ़ी लंबे समय से काफ़ी निकटता महसूस करते हैं, जैसा कि मुझे आपसे बातचीत करके मालूम हुआ। तो जो आरएसएस का जो मेन इशू था, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई यहाँ पे, तो लोगों को लगा जो भाई आरएसएस के जो मेन इशूज़ थे, जिसको बीजेपी हमेशा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उठाती रही है, 35A हो, धारा 377 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, ये सारी चीज़ें बीजेपी और आरएसएस मिलकर उठाती रही। लेकिन 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस तरफ हमने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। क्या आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है, वो हिंदुओं की एकता के नाम पर संघ की स्थापना हुई थी, हिंदुओं की एकता के लिए हुई थी। संघ के हिंदू की परिभाषा में भारत में रहने वाले सभी लोग शामिल हैं, भले ही वे इस्लाम मत के मानने वाले क्यों न हों। ऐसी स्थिति के अंदर देश अपने आप कहता है, पुकारता है कि यह इस समय की चीज है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ ऐसे बिल आए कि हम नहीं सोचते थे कि ये पार्टियां पक्ष लेगी, फिर भी लेना पड़ा। बिल्कुल। तो जो जनमत की आवाज़ है, जैसे अब धीरे धीरे लोगों की भावना हो रही है कि नहीं, धारा 370 खत्म होनी चाहिए, तो हमको लगेगा कि संघ ने जो काम 1925 से शुरू किया वो धीरे 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 आकार ले रहा है।
बिल्कुल, लेकिन ये धीरे-धीरे कि आपको तो जब मौका मिलता है अपने डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में तो 5 साल का ही मौका मिलता है। हाँ। और जिस गति से धीरे-धीरे हम बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल तो निकल गए आपने, अब अगला 5 साल भी अगर आप बीजेपी आती है तो फिर ये अगला साल भी धीरे-धीरे निकल जाएगा। तो नहीं लगता कि स्पीड थोड़ी बढ़ानी चाहिए सरकार को? नहीं, एक व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए 5 साल बहुत हैं और एक राष्ट्र की ज़िंदगी के लिए और हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र की ज़िंदगी के लिए 5 साल एक घड़ी के समान है। बिल्कुल, हमारे आने वाली पीढ़ियां ठीक रहें उसके लिए तो क्या? मतलब आपका कहना ये है कि जिस गति से इस मुद्दे पे काम हो रहा है, हाँ। सरकार कर रही है चाहे आरएसएस कर रही है, वो सही दिशा में जा रहा है और सही गति में चल रहा है। देखिए, अगर हम जल्दी करेंगे, हिंदुस्तान अनंत काल का देश है, अगर ऑपरेशन करते समय जरा सी जल्दी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो डोंट यू थिंक इट इज अ राइट टाइम टू ऑपरेट? राइट टाइम टू ऑपरेट, लेकिन जल्दी में नहीं। जल्दी में नहीं, बिल्कुल। हाँ, सर्जरी तो हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सर्जरी से ही ठीक होगा, दवा से ठीक होगी? नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब भी दवा का नाम लेते हैं तो दुआ का नाम लेते हैं, और देश सिर्फ दवा से नहीं चलता। देश दवा, दुआ और मन की भावना तीनों से चलता है, और राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। हमने अभिनंदन के मामले में देखा है कि पूरे राष्ट्र की इच्छा शक्ति के सामने हमारे और भी कैदी हैं वहाँ पर, जिनको हम वहाँ से आज़ाद करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता है कि 135 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति का महत्व क्या होता है। हमने खुद ने देखा है कि बिना मांगे लौटाना पड़ा। बिल्कुल, आपने बात छेड़ दी तो मैं उसी पे आऊँगा। जी। 2014 के बाद 2014 में जब मोदी सरकार या बीजेपी की लहर बोल रहे थे कि लोग लहर है भी बीजेपी की, और दिखा भी, रिजल्ट जो आए थे लोगों को लगा भी बिल्कुल ये लहर थी। अभी कुछ महीने पहले यानी पुलवामा के पहले जो माहौल था, जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक हो रही थी सरकार पे, राफेल का मुद्दा था, बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये दोनों ऐसे इशूज़ थे जिस पे बीजेपी को लगता था कि सरकार घिरती जा रही है। लेकिन ये पुलवामा के बाद जो माहौल बना है, जो देशभक्ति का एक जो उबाल आया है लोगों में, इसमें सारी जो मेजर इशूज़ हैं, जैसा कि विपक्ष का कहना है कि मेजर इशूज़ जो है इसमें ढक गया, फिर से लहर हो गई। क्या लगता है कि हमेशा लहर पे सवारी करने से ही ये देश में सरकार बदलेगी क्या? नहीं, मैं सोचता हूं कि इसको पुलवामा के बाद में लहर नहीं मानना चाहिए। हम उसी जगह पर हैं जहां 3 महीने या 6 महीने पहले थे। तो हमको ये देखना चाहिए, जैसे राजस्थान में आधे % पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, या मध्य प्रदेश में कुछ सीटों का फासला रह गया, तो हिंदुस्तान की जनता साथ साथ चेताने का काम करती है। बिल्कुल। तो वो चेताती रहती है कि देखिए हम चाहते आपको हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए। थोड़ा सावधान नहीं, मतलब आप ये कहिए 3 राज्यों में जो खासतौर से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जो बीजेपी को जो झटका लगा है, ये झटका एक आई ओपनर की तरह था, जो कि भाई आप चेत जाओ, नहीं तो हमें आपको बाकी काम भी कर देंगे, और इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो झटका लगा इन तीनों राज्यों में, तो क्या लगता है जी कि ये इस झटके का जो जर्क था, जो इसका रिएक्शन था, ये रिएक्शन पुलवामा के अटैक के बाद जो माहौल बना है उसमें मर्ज कर गया पूरा? नहीं, उसी समय सामने आ गया था ना, 10% आरक्षण दिया ही गया ना आर्थिक आधार पर। जनता यही सब तो चाहती है। नहीं, बिल्कुल ये सही मुद्दा उठाएं, लेकिन आरक्षण का मसला जो देखिए 2 तरीके से सरकार नहीं चाह रही है जो आरक्षण पे यू टर्न ले, लेकिन पहली बार SC ST वाले एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ जो है हल्का किया, कुछ जो चीज़ें डिसॉल्व की, जैसे तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, चार्जशीट होगा, सरकार ने यू टर्न लिया, लेकिन एक मैसेज देने में सरकार सफल नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि आप बिहार में जो है आपने देखा कि आपके खिलाफ जनमत आया वहाँ पे, और बाकी जगहों पे इसका इशू को उठाने की कोशिश की गई। अभी एक मसला फिर आ रहा है, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला है, वो भी आरक्षण से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा लग रहा है कि सरकार या RSS जो है वो आरक्षण को किसी भी हालत में खत्म करना चाहती है, SC ST को नहीं करने। ये मैसेज आ रहा है, सरकार नहीं चाह रही, क्योंकि सरकार कह रही है, सरकार बराबर विरोध कर रही है, जो हाई कोर्ट में गई सरकार, हाई कोर्ट में के भी खिलाफ गया, अब अध्यादेश ला रही है। फिर क्या लगता है कि सरकार जो है इस पर अध्यादेश से ही चला रही है सारी चीज़ें, जो चीज़ें इनको करना हो रहा है उनके लिए अध्यादेश लाना पड़ रहा है? नहीं मुकेश जी, आपकी बात अगर टुकड़ों में देखेंगे तो 100% सही लगेगी। बिल्कुल, लोग इसी हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमारा देश विविधताओं में एकता का ऐसा प्रतीक है, जहां किसी को आहत करके राष्ट्र नहीं चला सकते, सरकार चला सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन लोगों ने, नेहरू जी ने सोचा होगा कि हमको देश का संविधान बनाना है,
तो इसीलिए आरक्षण को कुछ वर्षों के लिए रखा। लेकिन एक व्यक्ति तो सोचता है कि उसका जीवन स्वस्थ चले, लेकिन देश की परिस्थितियां भी उसको डाइवर्ट करती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अनंत काल का देश है, इसमें क्या फर्क पड़ता है आरक्षण कुछ वर्ष और चल जाए, लोगों को खुद ही लगेगा कि नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत से लोगों ने मोदी जी के आह्वान पर सब्सिडी गैस की छोड़ी, कौन छोड़ना चाहता है। तो बिल्कुल, क्या लगता है कि आगे से सरकार ये भी आह्वान करेगी कि आप आरक्षण छोड़ो? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इतने आयाम, इतना विकास हो चुका होगा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आज जैसे गैस के चूल्हे के लिए गांव ढाणी में आरक्षण की जरूरत नहीं है, हर परिवार को मौजूद है। उसी तरह से देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। जैसे मैं लगभग, मेरे स्वभाव में है घूमना फिरना, तो विभिन्न देशों में जाता रहता हूँ। तो मैंने जो महसूस किया पिछले 3-4 सालों के अंदर, दुनिया के देशों में भारत के प्रति जो सम्मान बढ़ा है वो इस कदर बढ़ा है कि 5 साल पहले की यात्राओं में उसकी कल्पना नहीं कर पाते थे। तो क्या इसके लिए हमको कुछ करना पड़ा है? नहीं, राष्ट्र की एकजुटता और सशक्त नेतृत्व और भारतीयों के मन में उत्साह की भावना, तो ये तीनों चीजें अगर आगे रहेंगी तो सब चीजें ठीक होती चलेंगी। बिल्कुल। एक चीज़ और, मैं सही में काम अगर अच्छा करेंगे, सिचुएशन अगर, परिस्थितियां अगर देश में बदलेंगी, अगर सब तरफ खुशहाली होगा, विकास होगा, तो आरक्षण की जरूरत लोगों को धीरे धीरे कम होगी। आरक्षित वर्ग कोई नहीं होगी, वर्ग कोई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा, इस पे बात करेंगे। एक जो इशू रहा है कि ये मोदी सरकार वैसे ही इशूज को टच करते रही है जो हमेशा से संवेदनशील रही हैं। जी। अब ये 3 तलाक का मुद्दा, धारा 370 और 30 से आया, तो अब ये 3 तलाक का मुद्दा आपने उठाया। 3 तलाक के मुद्दे पे आपने कहा जी कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन की आधी आबादी जो है वो शोषित हो रही है, उनका शोषण हो रहा है उनके ये में। लेकिन शुरुआत में तो ये अच्छा लगा, लेकिन अब जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं वहीं से विरोध आ रहा है। सब ये है कि कोई भी समाज को जगाना, उसका जागना और उस तरह प्रेरित करना ये कठिन काम है। हम उस महिला के रूप में अपनी कल्पना करें कि एक महिला अपने ससुराल जा रही है और उसको जाते ही दरवाजे पर कोई 3 शब्द बोल दे और उसको जिंदगी भर से दुराव हो गया। हम किस जमाने में जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, गोष्ठियां होनी चाहिए, सभाएं होनी चाहिए और पुरजोर शब्दों के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए। हमने देखा है जब सती प्रथा बंद हुई तो क्या विरोध नहीं हुआ? विरोध हुआ, बिल्कुल। जब बाल विवाह बंद हुआ तो क्या विरोध नहीं हुआ? तो इतने हजारों वर्षों से जो कुरीतियां लागू है उसी के ये सब परिणाम है। इस्लाम कितने हजार साल का है, वो कोई लेके आया था कहीं से 3 तलाक? बिल्कुल, ये बाद में ये सब चीजें जुड़ी दूर होनी चाहिए। एक इशू और है जिसपे सरकार जो है, अब आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सरकार में नहीं है, लेकिन आप जो सरकार को सपोर्ट कर रही है, जो आरएसएस है, वो आरएसएस के विचारधारा के आप हैं। तो राफेल पे काफ़ी रार हो चुका है और अभी भी है। अभी विपक्ष को लगता है कि राफेल के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ऐसा है नहीं जिसपे सरकार को घेरा जा सके। तो क्या आपको लगता है कि राफेल की जो इशूज़ हैं, हालांकि सब तरीके से साफ हो चुका है, पार्लियामेंट में बातें आ चुकी हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, बावजूद इसके जो विपक्ष है वो इस राफेल को छोड़ना नहीं चाह रहा है। क्या आपको लगता है कि राफेल में कुछ बचा हुआ है? कैसे करेंगे? क्योंकि जनता जो है, जनता उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाती है जितना आप पार्लियामेंट के भीतर टेक्निकलिटी में बताते हो। जनता बोलती है सीधा चौकीदार चोर है। ये लाइन ऐसा चढ़ गया है कि चौकीदार जैसे बोलते हैं राहुल गांधी तो आवाज़ आती है कि चोर है। इसको कैसे आपको लगता है कि ये इससे बाहर कैसे निकलेगी बीजेपी? इसके सब 2-3 बिंदु हैं। एक तो ये है कि जनता नहीं बोल रही है कि चौकीदार चोर है, जनता तो चौकीदार के साथ खड़ी है इस समय। और पुलवामा की घटना के बाद तो सारा राष्ट्र एकजुट है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, चाहे कोई किसी भी विचार का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी जनता का हिस्सा हो। राफेल वाले में एक फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। राफेल में हुआ क्या है, एक तो ये अभी तक मेरे जर्नलिस्ट होने के नाते समझ में नहीं आया। एक है कीमत ज़्यादा दिए जाने का प्रश्न। तो हम कोई कपड़ा 20 रुपए मीटर में खरीदते हैं और कोई 200 रुपए मीटर में खरीदते हैं, तो जब तक उस फैब्रिक की जांच नहीं हो जाए कायदे से और जब तक उसकी विविधताओं का बताया नहीं जाए, तब तक उसकी गहराई में जाकर के बात करने का मतलब है कि हम अंधेरे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज है जो जुड़ी हुई है अनिल अंबानी के कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाने से।
दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या किसी बिना व्यवसायी के आज तक पूरा हुआ है? और व्यवसायी अपना हित देखे बिना कोई काम करता है क्या? अब अगर कोई व्यवसायी ने गड़बड़ी की है अपना हित साधने के अंदर, तो हमारे पास में कोर्ट है, गवर्नमेंट है, मीडिया है, उसको पुरजोर तरीके से सामने लाया जाए। वो सब कुछ नहीं है। अगर कोई व्यवसायी है, लेकिन अगर व्यवसायी को गलत करने के लिए हमने सह दिया, हाँ, या हमने आंखें बंद करके रखी, हाँ, तो इल्जाम तो आप पे भी आएगा। वो सबूत मांगता है। जैसे कभी देश में गली गली में, जैसे आपने कहा कि अब चौकीदार चोर की बात लोग कर रहे हैं, हमने सुना वो लोग कहते थे गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। आज हम कोई कैप्शन लिख सकते हैं क्या कि चोर राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने ये कहा? नहीं, नहीं, वो अपमान है, वो पाप है, वो गलत है। इसलिए कि राजीव गांधी चले गए, उनका विषय आधा अधूरा रह गया, फिर भी बोफोर्स के अंदर देश ने दोषी पाया। इसी तरह से जो राफेल का विषय है, ये अभी कुछ और चीजें मांगता है, जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, बोले बिना सबूत के आरोप लगाना है तो कुछ भी लगा दीजिए। चलिए इस मुद्दे पे, क्योंकि ये तो लंबा चलता हाँ, है, राफेल पे जितनी बात कर लें उतनी कम है। हाँ। एक चीज जो अभी पुलवामा हमले के बाद विपक्ष ने फिर से सरकार को घेरने के लिए सबूत मांग रहे हैं कि भाई आपने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक के सबूत दो, कितने लोग मरे इसके सबूत दो। इसको किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके सबूत मांगने की जो सियासत हो रही है? सब ये देश को कमजोर करने का एक शातिराना तरीका है। जब वाजपेयी जी ने पोखरण के अंदर बम विस्फोट, अपना परमाणु परीक्षण किया, उस समय 24 घंटे तक नहीं, 48 घंटे तक कांग्रेस बयान नहीं दे पाई। यानी वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि हम इसका स्वागत करें या इसका विरोध करें। पुलवामा वाले मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी कमजोरी है कि राष्ट्र को क्या कहना चाहिए। क्या पाकिस्तान दो बातों में बटा हुआ है क्या? लादेन की हत्या के बाद में या लादेन को मारे जाने के बाद में अमेरिका क्या दो हिस्सों में बटा हुआ था क्या? सारे देश ने देखा है कि 40 जवान किस तरह से शहीद हुए हैं। उसके बाद की घटनाओं की मीमांसा करना, इस तरह की बात हुई कि किसी के पिता की तो लाश पड़ी हो और बेटा ये कहे कि सत्यानाश जाए, अगर ये शराब नहीं पीता तो मरता नहीं आज। मतलब इस मौके पे इस तरीके की बात करना जो है, जिसका कोई बेस नहीं है, उसका बेस नहीं, उन शहीदों का भी अपमान है। आप तर्क लाइए, आप मतलब उसके सबूत लाइए, और सबूत कब लाइए उसका समय आएगा। बिल्कुल। अभी आप चुनाव चूंकि आपके दरवाजे पे और आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवाल और आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो शहीद के परिवार को किस तरीके की फीलिंग होती है? उनकी भावना के बारे में नहीं कोई सोच रहा है। नहीं, शहीदों की भावनाओं, परिवारों की भावनाओं से ज्यादा वो दसियों लाख जवान जो सीमाओं के ऊपर तैनात हैं, जो खड़े हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा होगा? वो तो जान देने के लिए खड़े हैं, और आप उनकी शहादत की मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए कि शहादत देना आप जानते नहीं हैं। बिल्कुल। गोपाल जी, आप सेना की बात हो रही है, जो पूर्व सैनिक हैं हमारे देश में, उनके साथ भी आपका काफ़ी लंबा जुड़ाव रहा है, आप बराबर प्रोग्राम वगैरह भी करते रहते हैं, उनसे कनेक्ट आप फील करते हैं। मैंने क्या आपको लगता है कि जो पूर्व सैनिक हैं हमारे, उन्होंने जो सपना देखा था देश के बारे में, क्या वैसा ही भारत आज के जो नेता हैं वो वैसा ही भारत बना रहे हैं उनके सपनों के अनुकूल? देखिए, पूर्व सैनिकों से पहले मैं आपको भगत सिंह की शहादत पर ले चलता हूं। भगत सिंह के एक बहुत नजदीकी दोस्त थे जयदेव कपूर। लाहौर की बोस्टल जेल से उनको ले जाया जाने लगा रात को। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह भी अपराधी थे और जयदेव को भी अपराधी माना हुआ था। तो जयदेव ने शर्त रखी कि मैं जब जा रहा हूं ट्रांसफर होके यहां से, तो मैं अपने दोस्त भगत सिंह से आखिरी बार मुलाकात करना चाहता हूं। तो जयदेव कपूर से मेरा इंटरव्यू हुआ। जयदेव कपूर 20 साल तक तो ब्रिटिश शासन में जेल में रहे और 20 साल अपनी सरकार के समय जेल में रहे। अच्छा। मजदूर आंदोलनों को लेके। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे को ले जाया जाने लगा तो मेरे को एक लंबा सा आदमी दिखाई दिया, जिसके लिए मैंने कहा था मिलना चाहता हूं। तो मेरे को लगा ये तो अपना सरदार है। तो हम लोग जेल के शिक्षों में दोनों गले मिले और मैंने पूछा, मैंने कहा सरदार, जबकि फांसी आपकी निकट है तो इस समय कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है देश को तो आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता,
जब रात को मैं इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ सुनता हूं तो मुझे लगता है देश तो आज़ाद होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं राय बहादुर जानकीनाथ और सरतेज बहादुर सप्रू जैसे लोग देश पर राज नहीं करने लग जाएं। अगर वो राज करने लग गए तो हमारे सपनों की आज़ादी नहीं होगी। तो अपने देश में ये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है, जिनके परिवार वाले एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जिनके पिताजी तृतीय श्रेणी के शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जो रामनगर से गंगा पार करके हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाते थे। तो हमारी जो लोकतंत्र की ताकत है वो तो ये है, लेकिन जो ही पूंजीपति, जो ही साम्राज्य समर्थक, जो ही वंश के समर्थक, जो ही परिवार के समर्थक, ये लोग आगे आएंगे तो लोकतंत्र की कीमत घटेगी। बिल्कुल। शुक्रिया गोपाल जी हमसे बात करने के लिए। आपने काफ़ी तो ये गोपाल शर्मा जी थे, इन्होंने लगभग सभी मुद्दों पे जो कि अभी चल रहे हैं हमारे राजनीतिक परिवेश में, सारे मुद्दों पे बात करी। काफ़ी बेबाकी से इन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि देश जिस नेता के हाथ में है, जिसके नेतृत्व में चल रहा है, वो काफ़ी सशक्त है और आने वाले दिनों में जो माहौल चल रहा है दोबारा उनको 2019 में आने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल अभी के बाद बेबाक में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।